ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल लॉ देन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ गॉसियन सरफेस, जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज हो जाए, तो मान लो कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू या माइनस क्यू कुछ भी, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, तो गॉस लॉ अगर यूज करना है तो उसके लिए क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस तो किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन अगर सिमेट्री यूज किया जाए तो इसके लिए बेस्ट क्लोज सरफेस होगा स्फीयर। पॉइंट चार्ज के लिए बेस्ट क्लोज सरफेस कौन सा होगा? स्फीयर होगा। और स्फीयर इस तरह से होना चाहिए कि इसका सेंटर पे पॉइंट चार्ज हो। ठीक है, पॉइंट चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर पे। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस इज ए स्फीयर। ठीक है, और स्फीयर इस तरह से कि पॉइंट चार्ज कहाँ पे हो? सेंटर पे हो। ठीक है, इसके बाद अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ले लो, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो स्फेरिकल ही होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा और कंसेंट्रिक स्फीयर होगा। किस तरह का स्फीयर? कंसेंट्रिक स्फीयर। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में बताना हो तो स्फीयर आउटसाइड में ड्रॉ करेंगे, और इनसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो स्फीयर कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? इनसाइड। ठीक है, लेकिन जो स्फीयर होना चाहिए वो कैसा स्फीयर होना चाहिए? कंसेंट्रिक। ठीक है, तो स्फेरिकल चार्ज के लिए भी जो गॉसियन सरफेस हुआ वो क्या हुआ? स्फीयर ही हुआ, और बेस्ट कंसेंट्रिक स्फीयर। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग लाइन चार्ज ले लें, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग लाइन चार्ज ले लें, ठीक है, तो आप लोग बताइए इसके लिए बेस्ट सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस क्या होगा? सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर किस तरह से होगा? उसका एक्सिस पे लाइन चार्ज होगा। सिलेंडर इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इसके एक्सिस पे क्या हो? लाइन चार्ज। ठीक है, तो लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर हुआ। ठीक है, सच दैट कि उसके एक्सिस पे लाइन चार्ज हो। ठीक है, सिमिलरली अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सीट ले लें, ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सीट का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखे तो लाइन जैसा ही दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए किस साइड में होगा? आउटवर्ड। डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इसके लिए गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ करना है तो इसके लिए गॉसियन सरफेस वंस अगेन सिलेंडर होगा, लेकिन सिलेंडर का जो एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू दिस सीट। ये सीट इस तरह से है। ठीक है, तो सीट क्या परपेंडिकुलर होगा? इसका एक्सिस। ठीक है, एक और चीज, इस साइड में अगर डिस्टेंस r है तो इस साइड में भी डिस्टेंस क्या होगा? r ही होगा। ठीक है, सिमेट्री फॉलो होना चाहिए, तो इसके लिए भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही है। देखिए, ये तो था गॉसियन सरफेस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करेंगे। उसमें पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो बोर्ड में इतना ही पढ़ना है। उसके बाद जब एडवांस लेवल क्लास होगा तो उसमें बहुत तरह का चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, और गॉस लॉ का ज़बरदस्त यूज होगा, और गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, कॉम्पिटिशन के लिए भी। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड long
लाइन चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले एक लॉन्ग लाइन चार्ज लिए। लॉन्ग लाइन चार्ज बोलने का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है पता नहीं। ठीक है, ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक। देखो, अगर लॉन्ग लाइन चार्ज है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई तुमसे पूछ दे कि पूरे लॉन्ग लाइन चार्ज पे कितना चार्ज होगा, तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो? नहीं। अगर बोलोगे कि टोटल चार्ज इस पर कितना होगा, तो इन्फिनिटी, क्योंकि लेंथ जब इन्फिनिटी है तो टोटल चार्ज कितना होगा? इन्फिनिटी। मतलब टोटल चार्ज मीनिंगलेस वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन चार्ज पे टोटल चार्ज इज ए मीनिंगलेस वर्ड। तब क्या वर्ड यूज करेंगे भाई? लाइन को काट दो। ठीक है, इसको कट कर दो, 1 मीटर लेंथ ले लो या 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो। उसमें अगर कोई पूछ दे कि चार्ज कितना है तो बता सकते हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग टोटल चार्ज ना बोल करके क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। और चार्ज पर यूनिट लेंथ को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, तो मान लिए कि दिस लाइन चार्ज है चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। ठीक है, और हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस लाइन चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है? r डिस्टेंस पे। यूजिंग कौन सा लॉ? गॉस लॉ। तो गॉस लॉ यूज करने के लिए फिर क्या चाहिए? एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के लिए क्या होगा? सिलेंडर। सिलेंडर का एक्सिस पे ये लाइन चार्ज होगा। सिलेंडर का कुछ रेडियस होना चाहिए, तो रेडियस हम लोग r ही लेंगे। जितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उतना ही रेडियस का एक सिलेंडर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा किए कि एक सिलेंडर ड्रॉ किए जिसका रेडियस r है और जिसका एक्सिस पे लाइन चार्ज है। ठीक है, तो दिस सिलेंडर इज आवर गॉसियन सरफेस। इसके बाद ये तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए। गॉसियन सरफेस का रेडियस r है, लेंथ भी कुछ होना चाहिए। लेंथ मान लो l। ठीक है, l हम अपने मन से लिए। r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, लेकिन लेंथ अपने मर्जी से लिए है। किसका लेंथ? गॉसियन सरफेस का। ठीक है, अच्छा, गॉसियन सरफेस कोई जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग बनाए, बस इतने से ही हो जाएगा। अब देखो, गॉस लॉ यूज करने के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस लॉ में होता क्या है? फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तो फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया होना चाहिए और एरिया वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इस लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में होगा? रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड नहीं, क्या? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ। इसके बाद एरिया वेक्टर भी ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे मेनली 3 सरफेस है, एक टॉप सरफेस, बॉटम और तीसरा कर्व। टॉप सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किस साइड में होगा? ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर टॉप। और बॉटम सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर बॉटम। ठीक है, और कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ईच पॉइंट पे लेना होगा। चलो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए। एरिया वेक्टर डीए वेक्टर या डीएस वेक्टर किस साइड में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में? अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर किस साइड में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में। कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, सब किस साइड में होगा? रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड। मतलब कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या लेंगे? 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन मतलब एंगल 0 डिग्री। अच्छा, एक और चीज, टॉप सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, टॉप में जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। और बॉटम सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री।
तो दोनों के कारण फ्लक्स क्या होगा? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए तो फ्लक्स इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो सरफेस के कारण फ्लक्स 0 हो गया। अब बच गया कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ई डॉट ए या फिर इंटीग्रल ई डॉट डी ए? इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, रीजन पता है। तो हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस विच इज ए सिलेंडर। फाई से नोट करते हैं। फाई को 3 पार्ट में बांटें, फाई टॉप प्लस फाई बॉटम प्लस फाई कर्व्ड। फाई टॉप 0, फाई बॉटम 0। ठीक है, फाई टॉप फाई बॉटम 0 क्यों हुआ लिख दो। फाई टॉप इक्वल टू फाई बॉटम इक्वल टू 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। बस ये फाई कर्व। फाई कर्व के लिए क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो कर्व सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी ए क्या होगा? ई डी ए कॉस 0 डिग्री। थीटा इज 0 डिग्री। कॉस 0 इज 1। ठीक है, तो क्या मिला? ई डी ए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर ई वेक्टर था और यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर ई का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ई का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन नहीं। एक चीज ध्यान दो, आर डिस्टेंस पे अगर यहां पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है और इस लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इससे आर डिस्टेंस कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? इक्वल ही होगा। एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। कर्व सरफेस पे आर डिस्टेंस पे एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई ही होगा। मतलब ई कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। मतलब आर डिस्टेंस पे कांस्टेंट है और ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन तो सब जगह क्या है? रेडियली आउटवर्ड। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेफली इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ई को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए। अंदर में क्या बचा? इंटीग्रल डी ए। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? सम, जोड़। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? जोड़, सम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सम। और यहाँ पे है इंटीग्रेशन डी ए। डी ए मतलब एक छोटा सा एरिया। अब डी ए वेक्टर नहीं है, डी ए है। डी ए मतलब एक छोटा सा एरिया। ठीक है, और डी ए छोटा सा एरिया कहाँ पे है? कर्व्ड सरफेस पे। तो ऐसा ऐसा जितना छोटा एरिया है सबका सम इक्वल टू टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर एच। एच का रोल कौन कर रहा है? एल। एच का रोल कौन कर रहा है? एल। तो इसे डी ए के बदले क्या लिखेंगे? इंटीग्रल डी ए के बदले क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां भी लिख दो एक बार भाई कि इंटीग्रल डी ए मीन्स सरफेस, सरफेस नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एल। तो फ्लक्स कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए गॉस लॉ यूज करना पड़ेगा। गॉस लॉ यूज करने के पहले क्यू इनसाइड भी चाहिए। गॉस लॉ में क्यू इनसाइड भी है। ठीक है, क्यू इनसाइड का मतलब क्या हुआ? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। देखो, चार्ज हम लोग को नहीं पता है, पता क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट जब भी आ जाए तो इसका मीनिंग बोल सकते हैं शॉर्ट ऑफ एक लेंथ का, एक का। तो पर यूनिट लेंथ मतलब एक लेंथ, मतलब लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मतलब बोल सकते हैं एक लेंथ पे चार्ज है लैम्डा। तो एल लेंथ पे चार्ज कितना होगा? लैम्डा एल। एक आम का दाम लैम्डा, तो एल आम का दाम कितना होगा? बस। ठीक है, तो क्यू इनसाइड के वैल्यू क्या हो गया? लैम्डा एल। तो हम बोल सकते हैं चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस या फिर सिलेंडर, क्यू इनसाइड
इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा एल। तो अब गॉस लॉ यूज करो, तो यूजिंग गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई के बदले क्या लिखेंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल, क्यू इनसाइड लैम्डा एल और एप्सिलॉन नॉट एल एल कैंसिल आउट, 2 पाई आर इधर लिख जाओ, ई इक्वल टू क्या मिला, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और ये वाला डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं एडवांस लेवल क्लास में यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, और वो खतरनाक वाला इंटीग्रेशन था, यहाँ पे लॉलीपॉप वाला इंटीग्रेशन यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल इंटीग्रेशन किए, ई डॉट डी ए लिखे हैं, ई डी ए हो गया, ई बाहर निकल गया, हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं था, तो गॉस लॉ से प्रॉब्लम हाईली सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस रिजल्ट को याद रखना है और डेरिवेशन भी याद रखना है। ठीक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बोलते ई वर्सेस आर ग्राफ बनाने के लिए, वाई एक्सिस में ई और एक्स एक्सिस में आर, तो ई वर्सेस आर ग्राफ कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। अगर आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो गॉसियन सरफेस है ये चार्ज से भी पास कर जा रहा है, ये लाइन चार्ज है, इसको क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज हो तब पास नहीं कराना चाहिए, तो उसका रीजन क्या होता है वो बता रहे हैं। रीजन ये होता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज से अगर गॉसियन सरफेस को पास करा दें तो पॉइंट चार्ज के जस्ट बगल में आर बोल सकते हैं 0 होगा, डिस्टेंस क्या होगा 0। अगर आर 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अनडिफाइंड। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर में अगर आर 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट चार्ज से अगर हम लोग कोई गॉसियन सरफेस को पास करा दें तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड होगा, इसलिए हम लोग को पास नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल बोलने का मतलब हुआ कि हॉलो सेल है, हॉलो स्फेयर है, और स्फेयर का जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। थिकनेस क्या ले रहे हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो एक हॉलो स्फेयर कंसीडर कर रहे हैं जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, और ये जो सेल है इट कैन बी कंडक्टर और इट कैन बी नॉन कंडक्टर, कुछ भी, लेकिन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर एज वेल एज फॉर नॉन कंडक्टर। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि कोई भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड में नहीं रह सकते हैं। अगर कोई कंडक्टर हो तो उसके इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं रह सकते हैं, वो चार्ज कहाँ पे अपीयर हो जाएगा, सरफेस पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई कंडक्टर हो और उसके अंदर में कोई चार्ज डाल दें तो चार्ज अंदर में रह ही नहीं सकता है, वो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो अगर मान लिया जाए एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, सॉलिड, हॉलो नहीं, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हो और उसके अंदर कोई चार्ज डाल दिए तो चार्ज अंदर में नहीं रहेगा, चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे आ जाएगा तो चार्ज का क्या बनेगा, चार्ज का वो हॉलो स्फेयर बन जाएगा या सेल बन जाएगा। मतलब अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर भी हो और उसके अंदर चार्ज डाल दें तो चार्ज अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे। तो अल्टीमेटली जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, चार्ज का स्फेरिकल सेल। बॉडी सॉलिड है, ठीक है, लेकिन चार्ज का वो क्या है, स्फेरिकल सेल है। चार्ज तो सरफेस पे आ जा रहा है, चार्ज अंदर में नहीं रह रहा है। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सेल का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है,
चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में होगा? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, मतलब ऊपर साइड में ऊपर होगा। ठीक है, 2-3 फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में? रेडियली आउटवर्ड, लेकिन सेंटर से नहीं दिखाए हैं। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, हम देखेंगे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कैसे होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से पास करेगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? सरफेस से और बाहर। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आता है? रेडियली इनवर्ड, लेकिन अंदर नहीं जाता है, तब भी अंदर नहीं जाता। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर ही रहेगा, सरफेस के इनसाइड में नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एक बार इनसाइड में और एक बार आउटसाइड। ठीक है, एक और चीज हम लोग मान लें कि इस पे टोटल चार्ज इज प्लस क्यू। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? आउटसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड में सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस के लिए क्या लेंगे? स्फीयर। स्फीयर के लिए स्फीयर ही लेते हैं। ठीक है, कैसा स्फीयर? कंसेंट्रिक। ठीक है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए जो कि कंसेंट्रिक स्फीयर है। ठीक है, तो एक कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर दिए विच इज आवर गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लोग कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं? आउटसाइड। तो उसके लिए पहले फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर। स्फीयर मतलब ये वाला स्फीयर, ये वाला नहीं, गॉसियन सरफेस की थ्रू। ठीक है, फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ई डॉट डी ए, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे? सर्कल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन डीए भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा। डीए कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? तो गॉसियन सरफेस पे, और गॉसियन सरफेस पे डीए एवरीवेयर किस साइड में होगा? रेडियली आउटवर्ड ही होगा। डीए भी रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में होगा मतलब एवरीवेयर थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। तो ई डॉट डी ए के बदले क्या लिख सकते हैं? ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1। ठीक है, और एक और चीज, अगर सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, तो r डिस्टेंस पे पूरे स्फीयर पे एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई ही होगा। मतलब ई कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। ई बाहर निकल गया। ई वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। बार बार एक चीज बोल रहे हैं। ठीक है, ई वेक्टर में डायरेक्शन भी है, ई वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट ऑन गॉसियन सरफेस। वो भी अगर दूसरा पॉइंट इधर चले जाए तब ई कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो फ्लक्स गॉसियन सरफेस पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अंदर बचा डीए। इंटीग्रल डीए का वैल्यू क्या होगा बताइए आप लोग? 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर? छोटा आर या बड़ा आर? छोटा आर, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है? स्मॉल आर। तो इसलिए इंटीग्रल डीए का वैल्यू क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अलग से हम नहीं लिख रहे हैं, इंटीग्रल डीए इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, फाई कैलकुलेट हो गया। अब गॉस लॉ यूज किया जाए। अगर गॉस लॉ यूज करें तो गॉस लॉ से हम बोल सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई की जगह पे क्या लिखेंगे? ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनसाइड, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? प्लस क्यू, मतलब क्यू हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई लेफ्ट में रखो, बाकी सब उधर लेके जाओ। ई इक्वल टू क्या मिला? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है?
यही होता है, पॉइंट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है, 1/4πε0 Q/r²। इस रिजल्ट का यूज करते थे हम लोग पहले, लेकिन ज़बरदस्ती यूज करते थे। अब प्रूफ हम लोग किए, प्रूफ किसका यूज करके किए? गॉस लॉ का यूज करके। इसलिए भी गॉस लॉ इज मोर फंडामेंटल लॉ देन कूलम्स लॉ। ठीक है, गॉस लॉ का यूज करके एकदम ब्यूटीफुल्ली बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए किसी कारण, स्फेरिकल चार्ज के कारण। ठीक है, और रिजल्ट अल्टीमेटली क्या मिला? 1/4πε0 Q/r², जो कि पॉइंट चार्ज के लिए भी होता है। ये तो आउटसाइड में हुआ। अब हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना इनसाइड में। ठीक है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इनसाइड में, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस में। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करेंगे? इनसाइड में। कंसेंट्रिक स्फीयर फिर से, तो इनसाइड में एक कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर दिए, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो रेडियली आउटवर्ड होगा, सरफेस के बाहर ही रहेगा। ठीक है, इस बार हम लोग डायरेक्ट गॉस लॉ यूज करते हैं इनसाइड के लिए। इनसाइड में हम लोग यूज कर सकते हैं phi = Q inside अपॉन ε0, डायरेक्ट गॉस लॉ। ठीक है, phi की जगह पे लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E.dA का इंटीग्रेशन। अब एक चीज ध्यान दो, गॉसियन सरफेस गिवन स्फीयर के इनसाइड में है, मतलब गिवन स्फीयर गॉसियन सरफेस के बाहर है, मतलब जितना भी चार्ज है उस गॉसियन सरफेस के बाहर है। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मतलब Q इनसाइड का वैल्यू क्या लेंगे? ठीक है, और 0/ε0 is 0। E.dA का इंटीग्रल 0 मिला। ठीक है, तो E.dA का इंटीग्रल 0 हुआ, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि E 0 होगा। ठीक है, देखो अगर A.B 0 हो जाए, क्या कोई जरूरी है कि A 0 होगा? B भी तो 0 हो सकता है, और A और B के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री भी तो हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है, आइदर E 0 होगा, या DA 0 होगा, या फिर थीटा 90 डिग्री होगा। देखते हैं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता, अगर होता, मतलब E 0 नहीं होता तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता तो सिमेट्रिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में होगा? रेडियल डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में होगा? रेडियल डायरेक्शन में। और एरिया वेक्टर भी कहीं पे भी किस साइड में होगा? रेडियल डायरेक्शन में, सरफेस का परपेंडिकुलर रेडियस की तरफ। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है? दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में है तो एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री का पॉसिबिलिटी खत्म। मतलब एक ऑप्शन गया। अब दूसरा ऑप्शन DA। DA 0 का मीनिंग क्या हुआ? कि हम एक एरिया कंसीडर कर रहे हैं और उसका एरिया 0 है। ऐसा हो नहीं सकता है, एरिया कंसीडर कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि एरिया 0 है। DA छोटा एरिया है लेकिन 0 तो नहीं है ना, मतलब DA भी 0 नहीं है। मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी खत्म। मतलब क्या बचा है? E 0। ठीक है, तो E.dA का इंटीग्रल 0 हुआ, तो इस वाले सिचुएशन में E क्या मिल गया? 0। मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और आउटसाइड में पॉइंट चार्ज वाला। अच्छा, अगर ये पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ पे होगा? सरफेस पे। सरफेस पे क्यों? इनसाइड में तो 0 है और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब डिस्टेंस के साथ आउटसाइड में घट रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ पे है? सरफेस पे। ठीक है, और ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या है, उसके लिए स्मॉल r का वैल्यू क्या लेंगे? कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे है? सरफेस पे। सरफेस के लिए स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल R। कैपिटल R अगर इसमें पुट कर दें तो E का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1/4πε0 Q/R²। समझ पाए? अब इसके बाद अगर बोल दे कि व्हाट इज E वर्सेस R ग्राफ, ठीक है, हम लोग ऐसा किए, y एक्सिस में E रखे, x एक्सिस में स्मॉल r। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है कैपिटल R, सेंटर से एक इंपॉर्टेंट डिस्टेंस क्या है? कैपिटल R।
वो सरफेस तक का डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कैपिटल आर से छोटा हो जाए तो इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है। और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर क्या है, 0 मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रहा है, जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर होगा। इसके करस्पॉन्डिंग ई का मैक्सिमम वैल्यू को लिख दो ई मैक्स, ठीक है। ई मैक्स क्या होगा, ई मैक्स होगा उसमें स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट करो, मतलब 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल वॉल्यूम। नॉन कंडक्टिंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, कंडक्टर होगा तो क्या होगा, चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे, तो फिर तो पिछला वाला बात ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल वॉल्यूम। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम है, चार्ज एवरीवेयर है इनसाइड में, रेडियस मान लो कैपिटल आर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस आउटसाइड, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस क्या होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर, थोड़ा अजीब बन गया, कोई बात नहीं। तो गॉसियन सरफेस इज ए कंसेंट्रिक स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस साइड में होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। रेडियल वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं क्योंकि रेडियस के डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बार अंदर में भी होगा, इनसाइड में भी होगा, क्योंकि अंदर में भी चार्ज है, ठीक है। गॉसियन सरफेस पे अगर एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, एरिया वेक्टर किस साइड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में। एवरीवेयर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में होगा, ठीक है। और मान लो कि टोटल चार्ज इज प्लस क्यू, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के थ्रू अगर फ्लक्स कैलकुलेट करें तो फाई इक्वल टू, फिर से ये यूज करेंगे, ई और डी ए के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो ये डी ए कॉस 0 डिग्री। और स्मॉल आर डिस्टेंस पे एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल, तो ई को कांस्टेंट मान सकते हैं, ई बाहर, अंदर में इंटीग्रल डी ए, और इंटीग्रल डी ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 4πr²। गॉस लॉ यूज करो, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर में चार्ज क्या है, क्यू, यूज करो, फिर से वही रिजल्ट। तो मतलब किसी भी तरह का स्फीयर दिया रहे, हॉलो रहे या सॉलिड रहे, आउटसाइड में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, ठीक है। मतलब पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वही एक्सप्रेशन आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, हॉलो सॉलिड कुछ भी, ठीक है। ये था आउटसाइड में। फिर नेक्स्ट इनसाइड में करेंगे। अब हम लोग इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इनसाइड में स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करेंगे, इनसाइड में, फिर से कंसेंट्रिक स्फीयर ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में होगा, रेडियली आउटवर्ड। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस बार हम लोग इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर फिर से सेम ही आएगा या डिफरेंट आएगा, बताइए। सेम ही आएगा ना, फ्लक्स तो सेम ही आएगा, क्योंकि कहीं पे भी ई और डी ए के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, और इंटीग्रल डी ए का वैल्यू 4πr² ही होगा, ठीक है। तो फ्लक्स वही मिलेगा। लेकिन गॉस लॉ यूज करने के लिए यहाँ पे क्यू इनसाइड डायरेक्ट क्यू नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि गॉसियन सरफेस इनसाइड में है। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज प्लस क्यू नहीं होगा, उससे कम होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज है,
तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर पूछा जाए इसको रो से डिनोट कर सकते हैं। तो रो होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, मतलब पूरे स्फीयर का चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो स्फीयर पे टोटल चार्ज अपॉन टोटल स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या है, रो मतलब क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम पे चार्ज। तो अगर किसी तरह से इसका वॉल्यूम निकाल दिया जाए और इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें रो को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, मतलब क्यू इनसाइड क्या वैल्यू होगा, रो इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। रो का वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और वी का वैल्यू क्या है 4/3 पाई कौन सा है, आर क्यू, स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट, क्या मिला, क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये क्यू इनसाइड मिला। ठीक है, तो क्यू इनसाइड आ गया तो वी कैन यूज गॉस लॉ। तो अगर गॉस लॉ यूज करें तो फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई के बदले ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू इनसाइड के बदले क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा इस साइड में। ई इक्वल टू क्या मिला, क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। अच्छा, ई स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इन साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इन साइड में अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, लेकिन आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आउटसाइड में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ पे होगा, सरफेस पे, इस बार भी सरफेस पे ही होगा। ठीक है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मिला क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, इसको रो के टर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, तो आया है 4/3 कह दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फायदा क्या होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, एप्सिलॉन नॉट साइड कह दीजिए, तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इज व्हाट, रो। हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, the electric field at a point inside the sphere is rho r upon 3 epsilon naught और q r upon 4 pi epsilon naught r cube। इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है, दोनों को याद रखना है। ठीक है, और आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, वो तो पॉइंट चार्ज वाला था, उसको तो याद करने में कोई पेन नहीं है। ठीक है, अब तुमसे ये पूछ दे कि प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ, हम लोग क्या किए कि वाई एक्सिस पे ई रख दी और एक्स एक्सिस पे स्मॉल आर। एक इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है कैपिटल आर। कैपिटल आर बोलने का मतलब क्या हुआ, रेडियस, रेडियस बोलने का मतलब सेंटर से लेकर के सरफेस तक का डिस्टेंस। ठीक है, अगर डिस्टेंस आर से कम है, कैपिटल आर से कम है तो इनसाइड होगा, और कैपिटल आर से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, आउटसाइड। और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि स्ट्रेट लाइन, और आउटसाइड में क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ऐसे डिक्रीज कर रहा है। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। तो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि सेंटर के लिए स्मॉल आर क्या है, 0 है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे है, कैपिटल आर पे, मतलब कि सरफेस पे। चलो अब समरी लिख देते हैं।
E इनसाइड है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे स्मॉल r आ रहा है, इक्वल टू Q स्मॉल r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R Q। ठीक है, E आउटसाइड क्या है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर E मैक्स का वैल्यू पूछा जाए आइदर इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R डाल दो, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम हो रहा है, तो क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द समरी और ये याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज प्लेन शीट। शीट का हम क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा दिखेगा, एक लाइन जैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में डिस्कस किए थे हम लोग, तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू एक लाइन जैसा दिखेगा। इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया मान लीजिए सिग्मा है, जो कि यूनिफॉर्म। सिग्मा क्या है यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों साइड इससे अवे होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके टुवर्ड्स होता है। इसके बाद हम लोग चाहते हैं इससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंडर। तो यहाँ पे हम एक सिलेंडर बना दिए, जिसका लेंथ है 2x। x डिस्टेंस पे अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड में भी x लेंगे और इस साइड में भी x ही लेंगे, तो लेंथ हो गया 2x। ठीक है, तो इस साइड में भी x ही ले रहे हैं। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो dA, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉल। ठीक है, ये हम लोग ड्रॉ क्या किए हैं, गॉसियन सरफेस। तीन सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। राइट फेस के लिए एरिया वेक्टर किस साइड में होगा, राइट साइड में। लेफ्ट फेस के लिए लेफ्ट साइड। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी ड्रॉ करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो पहले हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इस गॉसियन सरफेस के थ्रू। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर। हम लोग लिख दिए फाई इक्वल टू फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट प्लस फाई कर्व्ड। इसमें एक जीरो है, कौन सा जीरो है, कौन सा, फाई कर्व्ड। फाई कर्व्ड, कर्व्ड वाले में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इससे कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं फाई कर्व्ड इक्वल टू जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग को मिला फाई इक्वल टू फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों लेफ्ट है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। यहाँ इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, छोटा एरिया लिए डी ए, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्या है, तो ई डी ए कॉस 0 लिखें। राइट वाले के लिए क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 0 ही। ठीक है, क्योंकि राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, थीटा फिर से 0 डिग्री। कॉस 0 इज 1, अल्टीमेटली क्या मिला, 2e डी ए, तो हम लोग को फाई मिल गया। ठीक है,
अगर गॉस लॉ यूज करना है तो हम लोग को चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग को पता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और हम लोग को बताना है इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, डी ए। सिलेंड्रिकल सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए। सिग्मा है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया पे चार्ज। तो डी एरिया पे चार्ज क्या होगा, डी ए इंटू सिग्मा, या फिर सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर। तो चार्ज इनसाइड सिलेंडर क्यू इनसाइड इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा ए का रोल कौन कर रहा है, डी ए, तो सिग्मा डी ए हुआ, ठीक है। अब गॉस लॉ यूज कर लो। तो यूजिंग गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 2e डी ए, क्यू इनसाइड की जगह पे सिग्मा डी ए, और एप्सिलॉन नॉट नीचे, डी ए कैंसिल आउट। ई इक्वल टू क्या मिला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंडेंट है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंडेंट है, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एवरीवेयर सेम है। तो राइट साइड में एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम, और लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एवरीवेयर सेम। अच्छा, एक और चीज़, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बोल दे, ठीक है, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ पूछे, तो ई तो कांस्टेंट है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। लेकिन राइट साइड के लिए अगर पॉजिटिव साइन ले लें तो लेफ्ट साइड के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। तो राइट साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टिंग सरफेस कंसिडर किए, मतलब एक कंडक्टर लिए किसी भी शेप का, ठीक है। कंडक्टर पे अगर कोई भी चार्ज डाल दें तो चार्ज अंदर नहीं रहता है, चार्ज कहाँ जाता है, बाहर। ये हम लोग प्रूफ करेंगे। चलो ठीक है, अगर कंडक्टर पे कोई भी चार्ज डाल दें, जो चार्ज होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग पढ़े थे कि कंडक्टर के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में होते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर एक बार एकदम अच्छे से पढ़ेंगे अलग से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। कुछ फील्ड लाइंस हम ड्रॉ किए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कहाँ पे करना है, कंडक्टर के नियर। नियर मतलब एकदम नज़दीक, बहुत दूर नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है नियर द कंडक्टर, दूर चले जाएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि कंडक्टर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कहीं पे भी एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंडक्टर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो पहले हम लोग को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हम लोग फिर से एक सिलेंडर ही लेंगे। तो एक सिलेंडर ले लिए जिसका लेंथ लिए 2x, मतलब x इधर है और x इस साइड में, ठीक है। एरिया हम लोग क्या ले रहे हैं, DA, ठीक है। अब इसके बाद एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। एरिया वेक्टर कितना बनाना चाहिए, 3। लेफ्ट साइड में एरिया वेक्टर लेफ्ट, राइट साइड में राइट, और कर्व में कुछ इधर एक बना दी,
कर्व में कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो फिर से हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया ले लिए सिग्मा, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज पर यूनिट क्या लिए? सिग्मा। लेकिन सिग्मा अलग अलग जगह में अलग अलग होगा, अलग अलग जगह पे, मतलब यहाँ पे अलग सिग्मा का वैल्यू होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, एवरीवेयर अलग होगा, ठीक है। तो जिस जगह पे इंटरेस्टेड है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इसका हम लोग क्या ले रहे हैं? सिग्मा, इस जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर से क्या होगा? फाई = फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट प्लस फाई कर्व। फाई कर्व फिर से क्या मिला? 0। तो फाई कर्व फिर से 0 मिला, ठीक है। एक और चीज़ 0 होगा, बताइए कौन सा? फाई लेफ्ट। क्यों? अच्छा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले बताए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर 0। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो लेफ्ट सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, फ्लक्स क्या होगा? 0। फाई कर्व 0 क्यों है? क्योंकि इज परपेंडिकुलर टू DA। और फाई लेफ्ट 0 क्यों है? क्योंकि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा? फाई = सिर्फ EDA cos 0 बचेगा, क्योंकि राइट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और एरिया क्या है? DA, दोनों का बीच के एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो EDA cos 0 बचा। EDA cos 0 को क्या लिखेंगे? EDA। चार्ज इनसाइड सिलेंडर फिर से क्या होगा? सिग्मा DA, क्योंकि सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए क्या मिल जाएगा? चार्ज। तो सिग्मा DA गिव्स यू चार्ज। अब यूज कर लो गॉस लॉ, तो गॉस लॉ यूज कर लें तो फाई = Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई के बदले क्या लिखेंगे? EDA, Q इनसाइड सिग्मा DA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DA कैंसिल आउट, E = क्या मिला? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक्स यहाँ बहुत स्मॉल है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक्स यहाँ बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। एक्स 1 mm टाइप है, 1 mm या बहुत कम डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये अलग बात है कि एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ऐसा भी नहीं है।